चलो फर्स्ट चैप्टर निकालो। पहला चैप्टर का रिवीजन करना है, वो है हम लोग का जीएसटी। ठीक है, तो पहला बात जीएसटी में, जीएसटी किस कैलकुलेट करते थे हम लोग, तो जल्दी। जीएसटी ये कैलकुलेशन के हम लोग को चाहिए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। क्या चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, पहले उसको ढूंढना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पता करना है। जो बायर का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उसका सेलिंग प्राइस डालना। सेलिंग प्राइस पे कौन सा जीएसटी निकलेगा? आउटपुट जीएसटी। कौन सा जीएसटी? और परचेज प्राइस पे कौन सा जीएसटी निकलेगा? इनपुट जीएसटी। रेट क्या होगा? क्वेश्चन में जीएसटी का रेट अगर 80% 3% है, क्या परसेंट? 3%। तो हम लोग इस जीएसटी को दो टुकड़ा में बांटेंगे, और एस हो जाएगा 9% और एस हो जाएगा 9%। ठीक है, अब हम लोग को पता करना है कि हमको गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दे। गवर्नमेंट को कितना है, तो फॉर्मूला होगा आउटपुट माइनस, बात याद है कि नहीं? जल्दी बता दो। आउटपुट जीएसटी जो आप कलेक्ट करते हैं, आउटपुट जीएसटी जो आप परचेज के टाइम पे दे के आए हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। याद आया है कि नहीं? अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तुम लोग के सर, क्या क्वेश्चन है? तो मिस्टर ए एक आदमी है, खुद परचेज किया, सामान 6,000 में। ठीक है, उसने प्रॉफिट किया 15%, सामान बी को बेच दिया। तो बेच दिया बी को। ठीक है, ये हो सकता है डीलर हो, होलसेलर हो, कोई भी हो। खुद परचेज कर रहे हैं 1000 में, और बी को कितना में सेल कर रहा है? कितना में कर रहा है? 15% प्रॉफिट में। क्वेश्चन में जीएसटी का रेट भी देगा है किसको? क्वेश्चन में जीएसटी का जो रेट है वो है, मान लो हमारा 18% है। 18%, 18% हो सकता है, 12% हो सकता है, कोई भी परसेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन में हम लोग करना क्या है, बताना है कि जीएसटी कितना कलेक्ट कर रहा है, जीएसटी कितना पेड करेगा, हर जीएसटी का नाम। क्वेश्चन में लिखा रह सकता है नंबर 1 स्टेट सेल, इंटरेस्टेड सेल। अगर इंटरेस्टेड सेल हुआ का मतलब है ये दोनों जीएसटी आएगा, सी और एस। तो 9%, 9% करके दो बार निकालना, जीएसटी 9%, एस जीएसटी। और अगर बोल दिया कि इंटर स्टेट सेल है, कौन सा? इंटर स्टेट सेल है, क्या निकालना पड़ेगा? आई जीएसटी। इस केस में सी जीएसटी भी निकालना पड़ेगा और एस जीएसटी भी निकालना पड़ेगा। सर है ना? किसका सर? सेलिंग प्राइस का 9%, सेलिंग प्राइस का 9 रहा है कि नहीं? बता दो 9% कैसे होगा ये? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन कितना परसेंट, टोटल का आधा सी होता है, आधा एस होता है। याद आ रहा है सर? अगर ये इंटर स्टेट होता है, इंटर स्टेट मतलब दो, हरियाणा का आदमी पंजाब वाले को गुड्स बेच रहा है, अरे समझ में ना? गुजरात का आदमी महाराष्ट्र को गुड्स बेच रहा है, तो स्टेट मैटर कर। तो यहाँ पे जो जीएसटी का रेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 3%। और हम लोग क्या बोलेंगे? IGST बोलेंगे। सर है फुल फॉर्म नहीं, लेकिन फिर भी और एक बार इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन को बोल दिया, ये पहला वाला कांड हुआ है। कौन सा कांड हुआ है? फर्स्ट इंटरेस्ट रेट। कौन सा सेल हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी आपको कैलकुलेट किसके लिए करना है? ए के लिए करना है, ए के लिए। तो ए के लिए इनपुट सी जीएसटी निकालते हैं। बताओ, सबसे पहले ए के पास गए, ए ने सामान खरीद रहा था, जीएसटी का रेट कितना है? तो हम लोग 18% टोटल है, हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं? सी। कितना ले लेंगे? क्या जाएगा? 5 है ना? इसी तरह इनपुट
SGST निकाल लेंगे। जिसके लिए हम GST कैलकुलेट कर रहे हैं उसका प्राइस जानना पड़ेगा, ठीक है। 9%, ये भी सेम ही आएगा ना, 540 तो सेटिंग है, दोनों सेम सेम आते हैं। अब ये किसको बेच रहा है, अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए हमारा डीलर हो सकता है, कोई भी आ सकता है। एग्जाम में ऐसा ही एक क्वेश्चन आए, ध्यान से सुन लो, शांत माथा शांत। अब ये आदमी बी को सेल कर दे, जब बी को सेल करेगा तो आउटपुट GST कलेक्ट करेगा, तो आउटपुट GST कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट, आउटपुट के लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा ए ने बी को कितना में सामान बेचा है। सर 6000 में तो वो खुद खरीदा था, प्लस कुछ प्रॉफिट करना चाह रहा, तो कहानी को विजुअलाइज करेंगे एग्जाम में तो ऐसे परसेंटेज में खो जाएंगे। खुद 6000 में खरीदा, उसको प्रॉफिट कितना करना था 15%, तो 15% डाल लेंगे, हमारा निकल सेलिंग प्राइस है ना। कि आउटपुट GST तो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है और इनपुट GST परचेज पे, कितना हो जाएगा 6900 कर लेना, आगे ना। तो हम लोग करने जा रहे हैं आउटपुट CGST। आउटपुट CGST कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 9% फिक्स था, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आउटपुट SGST कैलकुलेट करेंगे, फुल फॉर्म याद है ना, एस का स्टेट, इसे सेंट्रल GST, ये 620 आएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था GST बता दो भाई, GST बता दिया, फिर उसने बोला मतलब इनपुट बता दो और आउटपुट बता दो, दोनों बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये जो मिस्टर ए नाम का आदमी है, ये गवर्नमेंट को कितना दो तरह का गवर्नमेंट, एक स्टेट एक सेंट्रल, इधर देखिए बहुत सिंपल, कि गवर्नमेंट को GST पे करने का बात आएगा तो कैसे निकालेंगे, GST की GST पेड मतलब पूरा पॉकेट से ऐसे पैसे निकाल के दे रहे इतना, तो क्या होता है फुल फॉर्म बताओ इसका, फॉर्मूला बताओ, आउटपुट माइनस कौन सा आउटपुट, तो निकालने क्या जा रहे हैं, GST का आउटपुट कितना था, ये देखिए 1 माइनस 1 आ रहा है, क्या आ रहा है ना, तेरा SGST कितना पे करेगा, सेम अमाउंट आने वाला है, हट के रख, GST में मार्क्स लूज नहीं करना है, आ रहा है 1 आएगा ना। एक और क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर कितना पैसा देगा, क्या कंज्यूमर को फाइनली ये गुड्स कितना में, कंज्यूमर हमारे क्वेश्चन में बी था, बी खरीद रहा था ए से, तो बी कितना में परचेज कर रहा था, कितना में ए बेच रहा होगा, तो ए बोल रहा है मैं तुमको 6900 में सेल करूँगा, प्लस तुमको GST भी देना पड़ेगा। तो अगर कंज्यूमर का फाइनल पेमेंट हमको पता करना है, क्या पता करना है, कंज्यूमर का फाइनल पेमेंट हमको पता करना होने वाला है, 6900 प्लस आउटपुट GST कितना कितना दे रहा था 621, एक बार 6 का पेमेंट है, यानी जो कस्टमर का जो प्राइस बनता है, कस्टमर का जो प्राइस बनेगा, कस्टमर के लिए जो प्राइस बनेगा, सुन लो क्या का परचेज प्राइस CGST प्लस SGST, कौन सा सर, तो उसने दिया है, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, वो खुद कितना पे खरीद रहा है उसी, अगर हम लोग बी का बात करें, कौन है हमारा कंज्यूमर, बी का सामान कितना में खरीद रहा है, ये देखिए 69, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना GST दिया होगा, तो कंज्यूमर अपने प्राइस के 18%, ये फाइनल क्या हो गया पेमेंट है। GST का क्वेश्चन ज़्यादातर चांस से क्या कैसा आ सकता है बोलो तो, 4-5 आर्टिकल दे देगा तुम लोग को, एक आदमी है ABCD 4 प्रोडक्ट खरीदे, क्या समझा, आपको प्राइस दे देगा, दे दिया, रेट दे दिया, मान लो
प्राइस दे दिया, ठीक है, कॉलम बना लिए हम, यहाँ पे मान लेते हैं रेट है, ठीक है, गुड्स भी का हमने 1500 रुपये का 9%, हम का गुड्स खरीदा तो मान लो 2000 दाम था, ठीक है, 12% जी, क्या समझ में आया? और भी एक सामान मान लो हम लोग खरीद % जी, ठीक है, तुम हो भाई, तुम कोई डिपार्टमेंट ऐसा सामान खरीदते हैं कि नहीं, खरीद लिए, चॉकलेट खरीद है ना, कपड़ा भी खरीद लिया, सब कुछ खाने पीने का सामान, प्राइस वहाँ लिखा रहता। अगर जीएसटी नहीं होता तो हमारा बिल कितना बन, 2000, 4000 और 6000, 6500, है ना, लेकिन जीएसटी है तो थोड़ा ज़्यादा बिल बनेगा, 6500 तो नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसका मतलब रेट निकाल के प्लस कर लेंगे, जीएसटी का प्राइस प्लस जीएसटी कितना होने वाला है, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, पर 6% नहीं ठीक, 30 कितना होता है, 30 ना, 1% 5 रुपया, तो 6% कितना, बेवकूफ़ हो निकाल ही लो ना, 30, 500 तो देना पड़ रहा था प्राइस, और 30 रुपया किस बात का, जीएसटी का, 530 हो, अरे समझ गंदा बना सकते हो, बना बस देखना, प्लस मैंने सिंपल लॉजिक, 500 रुपये का सामान था, जीएसटी प्लस करके थोड़ा ऊपर ही जाएगा ना, जीएसटी साइड में निकाल के, सर सी और एस अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, अलग, हम तो कंज्यूमर है ना, तो थोड़ी अलग अलग बोल के देंगे, ले लो भाई हमारे से पूरे ले लो, हम लोग को तो कोई माफी है नहीं, वो तो फर्दर सेल करना नहीं है, तो सारा जीएसटी तो हम ही पे आएगा। यहाँ पे देखो ये 15, अब 1500 का सामान है, 9% जीएसटी है, कितना का बिल बनेगा, में जाकर 1500 का 9% डाल लो, आ रहा है 35, 35 ऐड कर देते हैं, 15 100, अरे समझ में कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन बहुत तुम लोग से बार बार पूछता है आजकल, बिल बनाने वाला, हम जीवन में जीएसटी का बिल बनाना ही है, ये देखिए 2000 का सामान था, कितना % जीएसटी, 12 दूनी 24, 240, नहीं कर लेंगे, लेकिन तुम लोग को तकलीफ हो रहा है, 20% निकाल के साइड से, सॉरी 12% इसका निकाल के प्लस कर देना, सर प्लस क्यों कर रहे हैं, अरे भाई ये घड़ी मेरा 5000 का था, तो 5000 में मैं थोड़ी नहीं लिख सकता हूँ, थोड़ा जीएसटी भी तो देना पड़ेगा, 5200 देना पड़ेगा, अरे चलिए ये बताइए कितना आएगा, साइड में 15% निकाल दीजिए, आएगा 375, देख लो एक बार, इसमें प्लस कर देंगे 375 हो जाएगा, अब बोला टोटल बिल कितना बनेगा, 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, सबका टोटल कर देंगे, हमारा टोटल बिल अमाउंट कंज्यूम, मान लो एग्जाम में इधर आ गया, एक ऐसा गुड्स था, या मान लो ऊपर में एक और ऐसा एक गुड्स डाल देता हूँ, जानबूझ के छेड़खानी करने का सोचा, ई नाम का एक सामान है, उस पर जीएसटी रेट है 0%, जीरो लिख दो क्या यहाँ पे, जीरो से मल्टीप्लाई करके, अरे 3000 का 0% जीरो आएगा, तो कुछ प्लस नहीं होएगा, 3000 में ही आपको मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, ये नहीं कि यहाँ पे जीरो लिख के चलाना एग्जाम में, वो 0% है, देना ही नहीं पड़ेगा, तो बोका नहीं बनना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी थोड़ा सा खेल देता है बच्चा के संग, तो ये प्राइस उसको सामान बिना जीएसटी का पड़ता है, ये जीएसटी है, जीएसटी 2 तरह का रेट का होता है, ये काम हो जाएगा ना तुम लोग से, बोलो हाँ या ना, समझा, अगला चैप्टर कौन सा हम लोग का, बोलो बैंकिंग, समझा ये वाला बात, तो अगर एक बात क्लियर है, इंट्रा स्टेट सेल हुआ, इंट्रा मतलब INTER, INTRA, इंट्रा INTRA, तो स्पेलिंग वाला बात आया, का मतलब एक ही स्टेट में सेल हो रहा है, और एस लगेगा, आई नहीं लगेगा, उस केस में IGST का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, ना,
हाँ, और इंटर स्टेट होगा, 2 स्टेट होगा तभी क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो जाएगा। अरे एक UGST भी होता है, वो यूनियन टेरिटरी में लगता है। यू बुक में नहीं है क्या? अब चलो चलो सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर बैंकिंग बहुत इजी, दोनों फॉर्मूला हम लोग को आता है ना। यहाँ पे एन क्या है, सबसे पहले पी क्या है बता दो। ये हमारा है पर मंथ। पर मंथ, पर मंथ कितना पैसा आप जमा करते हैं, है कि नहीं। पर मंथ 500 आप जमा करते हैं तो 500 आपका पी हो गया। तब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आप पर मंथ कितना पैसा जमा करते हैं ना, याद रखिएगा। वो इजी है, क्वेश्चन पढ़ के ही मालूम चल जाएगा। पी 600 कर रहा है कोई 8। आर क्या है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे आर क्या था भूल गए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, ठीक ना। नहीं बोलेगा तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स। हमारे को अगर देगा 2.5 ईयर, क्वेश्चन में आ जाएगा 2.5 ईयर, 2 साल में कितना, 34, हाफ ईयर में 6, तो 30 यूज करेंगे, याद है ना। आराम से यहाँ 30, 31 फिर सॉल्व करेंगे। कुछ आराम से सॉल्व करना है कि नहीं। वो आ जाएगा इंटर, क्या आ जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर बोर्ड वाले लोग फेंका हम लोग के आगे, वो पी भी दे दिया, आर भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, तो हमसे इंटरेस्ट पूछेगा। और बदमाशी क्या कर सकता है, हो सकता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे दे, इधर पी गायब कर दे, तो बाकी सब कुछ हम फिल करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। ये फॉर्मूला जाते अगर बैंकिंग क्वेश्चन आए तुम पहले साइड में लिखिएगा, खुद को इंगेज करेगा कि क्या क्या गिवन है, मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ। तो पहला काम है फॉर्मूला याद हो जाना, एकदम इजी, इसमें स्कोर आएगा तुम लोग का। दूसरा काम क्या करना है, पता करना है इधर का चीज दिया हुआ है कि यही इंटरेस्ट अगर निकालना है तो क्वेश्चन बहुत आसान, इधर काटापीटी करो। क्वेश्चन में अगर आर गायब है, पी दिया हुआ है, मान लो पी दिया हुआ है, आर गायब है, तो भी क्वेश्चन आसान। सबको इधर लाओ, 100 ऊपर चला आ जाएगा और ऊपर चला आ जाएगा पी और एन इंटू एन प्लस 1, नीचे आर इधर अकेला रह जाएगा। इसमें हो जाएगा ना काम। पहले एकदम अगर मूर्ख से मूर्ख बच्चा हो तो फॉर्मूला लिख लो, सारा कॉपी चेक कर पता चला गलत आता है, भले क्वेश्चन गलत ही क्यों ना, कर सकते हैं, पुट कर दिया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हम लोग का मैच्योरिटी वैल्यू का। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हम लोग को पर मंथ आपने 600 कितने महीने के लिए जमा किया, 3 साल। ओ 3 साल, आई 600 के थे ना, एग्जाम्पल के लिए 600, एन एन नंबर ऑफ मंथ 36, और आई तुमने ऊपर वाले मेथड डाल लिया होगा, वो आया होगा कुछ, मान लो 520 कुछ भी आया, तो अच्छा से इनको इंटू करना है तब प्लस, टैलेंट लगा के ये वाला प्लस मत कर फिर इंटू कर। बॉडमास नियम भूल जाए अभी, बॉडमास नियम सिंपल, ये नियम याद रखना है कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले हम लोग। अरे अगर 600 रुपया करके मैं 36 टाइम दिया होगा तो मैं कितना पैसा दे दिए, तो नॉर्मली निकल जाएगा, प्लस मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आराम आराम से। सर कैलकुलेशन एरर में मार्क्स नहीं करते। दूसरा, अगर हम यहाँ पे पैसा लिख रहे हैं तो साइन जरूर बना के लिखें। ऑब्जेक्टिव में भी देखना एक ही नंबर देगा, बोला उसको जीएसटी का इंटरेस्ट मिला है 520 रुपीज़, 520, 560, आंसर 520 है, लेकिन जिसमें रुपीज़ लगा है वो करेक्ट होगा, पैसा है ना। नहीं समझे, इंटरेस्ट तो पैसे के सेंस में, नंबर के सेंस में नहीं होगा, ये सब भी कभी कभी हम लोग संग हो जाता है। याद रहेगा ये वाला रैंकिंग का। अब कोई बोल रहा है कि सर अगर एन गायब रहा तो, को पता है अगर हम लोग को इंटरेस्ट मिल गया, हम लोग के पास यहाँ देखो इंटरेस्ट था 1500, प्रिंसिपल था मान लो 350, रेट था मान लो 12% था, और एन नहीं पता था, एन इंटू एन प्लस 1 हमने पुट कर दी। दिक्कत, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे और हमको पता है ये चीज़ यहीं रहने वाला है, ये दोनों उठ के ऊपर आएगा और ये दोनों नीचे आएगा, बात पता है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे कैलकुलेशन में मत भूल कर देना, बहुत लोग इधर लाते हैं और ध्यान से देखिए नीचे कौन कौन था, 100 था, आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ, 2 इन
एक बार हम लोग ऐसे जानबूझ के ना है समझ में ना। अब निकालना तो इसको है, तुम इसको इधर रखो, इन दोनों को नीचे लेके आ जाओ। क्या समझा? अभी तक हमारा सम गलत नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है ना। और हमको मैथ तो आता नहीं है, तो अभी तक भी टीचर को लगे बाबा रे इतना सारे स्टेप लिख दिए, एक भी गलती नहीं किया बच्चा, बनाए भी नहीं है बनाए भी नहीं लेकिन गलती भी नहीं की। इधर n इंटू एन प्लस वन है। अब सबको पता है कि जब n गायब होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा। इधर तो एन स्क्वायर प्लस एन बन जाएगा, और इधर एक नंबर आने वाला है। ये नंबर या तो पता कर लो खुद से, और नहीं तो अगल बगल से। ये 12 12 मान लिया कट गया, या 0 0 कट गया, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, है कि नहीं। गंदा सा फिगर आया, तो करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। जब क्वाड्रेटिक बना रहे होंगे या तो श्रीधराचार्य रूल लगा के बना दो। श्रीधराचार्य याद है ना, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे हम लोग। और नहीं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगाओ, और ये एक्सपेक्ट करके लगाओ कि जो नंबर होगा ना वो 6 का मल्टीपल हो सकता है। इसी के सेंस में 6 के मल्टीपल के कुछ अगल बगल ही होगा। तो 6 के मल्टीपल बोल रहे हैं आप कि 6 के मल्टीपल में अगर 6 साल बोल 3 साल 4 महीने आया आंसर, है ना। तो उस टाइप से ही सोच रहे हैं तुम। तो खैर ये तो सर दर्द है, तो एग्जाम सॉल्व है वो, और ये देगा तो क्वेश्चन कम बढ़ जाएगा। तो एक्सपेक्ट कम करो कि टाइम में क्वेश्चन आएगा। आ गया तो पहले हम यहाँ तक तो बना सकते हैं ना, इसके बाद मेरी लड़ाई लड़ना है। और तुम हिट एंड ट्राई से भी बच्चा बोला सर मेरे से तो बना ही लास्ट में क्वेश्चन, अगर मैं 36 मंथ रखूँ तो इतना इतना, अगर मैं 12 मंथ रख के देखूँ तो इतना आएगा क्या? क्योंकि एक मिनट, ये तो हम मान लो ये 1500 मुझे लाना है, ठीक है? इसको तो मैं सॉल्व कर ही लूँगा थोड़ा सा, बस हमको यहीं तो बैठा बैठा ही चेक कर देना। 12 रखा है तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, करीब आ गए। 18 महीने रख के देखता हूँ नीचे आंसर, नहीं समझा। अगर वैसे 2.5 घंटा हमारे पास है, हमको लड़ना है समझ, बैठना तो है नहीं, तो कैसे ना कैसे चला दे। क्लियर? तो बैंकिंग में तुम लोग को बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो अच्छे से। और बुक का इसका एन निकालने वाला 2 4 एग्जाम्पल सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड, है कि नहीं। ये हमारा चैप्टर है सिलेबस का, और सबसे 4 फॉर्मूला में शेयर्स एंड डिविडेंड खत्म है। पहला फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू। डिविडेंड को एक और चीज बोलते हैं, एनुअल इनकम। क्या बोलते हैं? अगर एग्जाम में एनुअल इनकम पूछ दिया, मत बोलना कि वाह ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं, ये कहाँ से पूछ। एनुअल इनकम बोल दे या डिविडेंड बोल दे या सिर्फ प्रॉफिट बोल दे, तो भी हम समझ अच्छा वो इनकम कहीं डिविडेंड कहीं सब पर्यायवाची, सब सिनोनिम से याद रहेगा ना। तो फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू रेट बाई 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर। फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू सेम होता है, पार भी बोलते हैं, पार मतलब 100 रुपये का शेयर 100 रुपये। पहला चीज हम लोग का साथ सीखना है डिविडेंड। डिविडेंड का फॉर्मूला सब लोग को आता है, 2 3 बार पूछ लो भी। बिना फॉर्मूला के सर्वाइवल मुश्किल है सब चैप्टर में, है कि नहीं। फटाफट बिना सोचे समझे लिख लो, फटाफट। चलो चलो आगे आओ, इधर आओ। पहला फॉर्मूला हो गया डिविडेंड निकालने का। डिविडेंड निकाल, फेस वैल्यू चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड और नंबर ऑफ शेयर, बस आपस। दूसरा चीज मार्केट वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू हमसे पूछा जा सकता है, या मार्केट प्राइस या कैश प्राइस भी बोल सकते हैं। मार्केट वैल्यू बोलते हैं इसको, या कैश प्राइस क्यों बोलते हैं? नहीं पैसा तो लगेगा हमको शेयर खरीदने। सबसे सिंपल क्वेश्चन में बोला है जो फेस वैल्यू है वही मार्केट प्राइस हो। में 100 रुपये का शेयर हमको 100 में ही मिल गया, कंपनी देगा, कंपनी तुमको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट। तो ये देखो, अगर डिस्काउंट का परसेंटेज है, या रुक जाओ आराम से, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ये भी मेरा मार्केट प्राइस है। जैसे एग्जांपल देते क्वेश्चन में
मान लो फेस वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 रुपीज़ दिया हुआ है 100, चलो 100 नहीं, रुपीज़ 50 और कुछ नहीं बोला मार्केट और के बारे में, तो हम ये समझेंगे कि यही इसका मार्केट प्राइस है, कोई दिक्कत। लेकिन हमने क्वेश्चन में पढ़ा कंडीशन नंबर 2, फेस वैल्यू था 50 रुपये, ठीक ना, और वहाँ पे एक प्रीमियम का परसेंटेज था, प्रीमियम था 10%, क्या था 10%। तो ये क्या है, पहला बात तो समझ लो, प्रीमियम परसेंट और शेयर और डिस्काउंट परसेंट, ये दोनों क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो उसका एक ही यूज है, मार्केट का प्राइस निकालने में, और कहीं नहीं होगा। अच्छा, 10% प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए मार्केट प्राइस होगा 50 रुपये, और 50 का 10% और लेगा वो लोग, तो 50 का 10% होता है 5 रुपये और प्लस करके 5 रुपीज़ में मुझे एक शेयर मिलेगा, 50 का चीज़ मुझे 55 पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। प्रीमियम होगा तो मार्केट प्राइस में वो वैल्यू प्लस हो जाएगा, ये समझ में आया कि नहीं। दूसरा, अगर डिस्काउंट है, डिस्काउंट के केस में मान लो, अभी क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया, अभी डिस्काउंट बता दिया आप लोगों को, क्या दे दूँ, डिस्काउंट मान लेते हैं 15%, 15%, 15% डिस्काउंट ऑफर हुआ, 50 का चीज़ है माइनस उसी का 15% ना होगा, 10% 5 रुपया, 15% 7.5 रुपया, 42.5 रुपीज़ में मुझे शेयर्स मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो ये मार्केट प्राइस बन सकता है, ये बन सकता है, ये मार्केट प्राइस हो सकता है, ये हो सकता है, तीनों कंडीशन समझ। सर एग्जाम में ना क्वेश्चन में ना परसेंटेज नहीं दिया, बोला 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपया प्रीमियम है, सीधे प्लस कर दो, परसेंटेज नहीं बोल के नंबर भी वो लोग बोल सकता है ना, ना ना, ऐसे ही बोला 8 रुपया प्रीमियम था, वो तो सीधा 8 रुपया प्लस कर दो। अरे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस फेस वैल्यू हो सकता है, प्रीमियम में ऊपर जा सकता है, डिस्काउंट में नीचे आ सकता है, क्लियर। सर ये मार्केट प्राइस क्यों निकलवा रहे हैं, क्या दरकार है। मार्केट प्राइस निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना इन्वेस्टमेंट, तो कौन है इन्वेस्टर, हम लोग को कितना पैसा खर्चा हो रहा है जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर। जैसे केस नंबर 1, तुम बोले कि सर 50 रुपये के हिसाब से मैंने 30 शेयर्स खरीदे ना, 30, मैंने कितना पैसा खर्चा हुआ होगा, बहुत सिंपल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालना है तुमको, इन्वेस्टमेंट तुमको कैलकुलेट करना है, तुमने 50 रुपये के हिसाब से कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 30, 1500। केस नंबर 2 ऐसा हो सकता है, नहीं सर मुझे ना शेयर्स थोड़ा महंगा पड़ा, तो प्रीमियम पे दे रहा था वो लोग, क्या कर रहा था, 55 रुपये में एक शेयर्स पड़ा, लेकिन मैंने शेयर 30 पीसी, अब कितना हो जाएगा, 650 के आसपास है ना, अरे। और मान लेते हैं तीसरे केस में हमें थोड़ा 48 करके पड़ा, 2 रुपया डिस्काउंट मिला, कितना मिला, तीनों हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि नहीं। आज के बाद अगर तुम मार्केट प्राइस निकालना सीख गए, कुछ नहीं बोला है मतलब फेस वैल्यू ही मार्केट प्राइस है, प्रीमियम परसेंट दिया है तो उसको डिस्काउंट दिया, तो क्वेश्चन में घबराना नहीं है ना, पर ये प्रीमियम क्यों दे रहा है, डिस्काउंट क्यों दे रहा है, फाइन। सर मार्केट प्राइस क्यों निकलवाए थे बताओ जल्दी से, इन्वेस्टमेंट निकाल, इन्वेस्टमेंट पूछ सकता है। और लास्ट रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, और एक बार देख लेते हैं, डिविडेंड बाई इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, क्या देखो, डिविडेंड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100, मतलब पहला फॉर्मूला डिविडेंड निकालना सीख गए तो यहाँ रखेंगे, तीसरा फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट निकालना सीख गए यहाँ रखेंगे। सर तो कुछ बोला ही नहीं था क्वेश्चन में, तो एक शेयर पे जितना अर्न करेंगे ना उसको हम ऊपर रख सकते हैं, नीचे मार्केट प्राइस रख के इंटू कर देंगे, या तो ये फॉर्मूला यूज करूँ या फिर एक और फॉर्मूला तुम लोग बता देता हूँ, मतलब डिविडेंड पर शेयर, क्या डिविडेंड पर शेयर, पर शेयर का मतलब क्या है, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा, और नीचे मार्केट प्राइस इंटू 100, ये जो काम होगा और ये जो काम होगा दोनों का मतलब सेम ही है। तुम एग्जाम में ये रट के आ गए, ऑप्शन में ये दे दिया, कंपनी है जिज्ञासा लिमिटेड, वो बोला मैं एक शेयर पे 3 रुपया डिविडेंड दूंगा, कितना देगा, 3 रुपया डिविडेंड देगा, उसका एमआरपी कितना है बताइए, एमआरपी सर उसका ना
40 रुपीज़ है, कितना है 40 रुपीज़ का शेयर्स 200, समझ में, काट दिया 0.5 बार में कर लो, कितना आ रहा है 7.5 आ रहा है क्या, 7.5 रेट ऑफ रिटर्न जब भी निकालेंगे, रेट वर्ड आ गया ना तो परसेंट में एक्सप्रेस करेंगे, परसेंट में एक्सप्रेस, समझ में आ रहा है कि नहीं, याद आया, चारों से दोस्ती हुआ, शेयर्स एंड डिविडेंड में बोलो, डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला बताओ तो, चलो हटा दिया, बताओ डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला जल्दी बता दो, नंबर ऑफ शेयर्स याद रहेगा, दूसरा मार्केट प्राइस अगर पूछ लिया तो या तो फेस वैल्यू, प्रीमियम का परसेंट रहेगा तो प्लस कर दो निकाल के, अमाउंट रहेगा तो अमाउंट, डिस्काउंट रहेगा तो माइनस, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, और रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए डिविडेंड बाई इन्वेस्टमेंट, 4 बार लिख लो, 4 बार लिख लो जो फॉर्मूला भूल रहे हो, ठीक है, यहाँ तक फेस वैल्यू नहीं दिया तो क्वेश्चन में जो नहीं दिया रहेगा, इधर का कोई गायब करेगा ना तो ये दे देगा, इंटरेस्ट में नहीं समझा रहे थे बैंकिंग में, रेट गायब किया तो इंटरेस्ट दे देगा, तो ना मस्त जो आता है फॉर्मूला पहले लिख लो, शेयर्स का क्वेश्चन जब बनाने जाते क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है ना, तो आराम से लिख लो एक, और बगल में फॉर्मूला लिखा होगा बैठा हो उस पर आराम, जैसे एक और गलती होता है शेयर्स में, ऐसे लिखा रहेगा मिस्टर एक्स परचेज 500 ऑफ रुपीज 30 at 15% quoted at is 35, quoted at, समझ में आया, ये क्वेश्चन में अब पढ़ के बताओ मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मिस्टर एक्स परचेज, इसके आगे पैसा का साइन नहीं है, क्या है नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, अच्छा तो हम इसको लिख लेंगे नंबर ऑफ शेयर, हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, लिख लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितना है 500, हमको फॉर्मूला में लगेगा कहीं ना कहीं, जो जो हमको समझ में आते जाए लिख रहे हैं, इसके आगे ना सर ₹30 लिखा हुआ, अभी फेस वैल्यू भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू भी हो सकता है, तो आगे चलते हैं, ये रेट है, रेट तो आर एक ही होता है, ROR नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड है, तो रेट ऑफ डिविडेंड मिल गया, आर मिल गया हमको 15% है ना, हमने लिख लिया, फिर आगे बढ़े तो अच्छा 30 का शेयर इसको मिल रहा है कितना में, कोटेड वोटेड ये सब अंग्रेजी यूज करेगा समझ जाएगा ना क्या लिखा हुआ है, तो ये मार्केट वैल्यू मिल गया, मार्केट प्राइस 35, ठीक है, और सर फेस वैल्यू भी मिल गया था ना 30, आराम से सब कुछ कोटेड मतलब कोट किया गया है, नंबर बोला गया, ऐसा कुछ जानबूझ के इंग्लिश करेगा कि हम समझ गए, है ना, फेस वैल्यू को जब भी लिखेगा ना एक लाइन में लिखेगा, तुम लोग को 5-6 शेयर्स का क्वेश्चन पढ़ना है, और पहला टारगेट ये करना है कि हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं फेस वैल्यू है कौन सा, एग्जाम्पल कहीं क्वेश्चन हाथ से ढक लो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, तो ये मेरा फेस वैल्यू बन रहा है, ये मेरा रेट है, और देखो कितना गलती हो गया कि मैं पहचानने में भूल कर दी, ये कैसे हो गया, बाकी तो फॉर्मूला याद है, मल्टीप्लाई करना है, बताओ इस क्वेश्चन में अगर हम तुमको डिविडेंड बताएं, कहते डिविडेंड तुम बता दो, डिविडेंड का फॉर्मूला तुमको आता ही है, फेस वैल्यू इंटू रेट बाई 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू कितना 30, रेट कितना 15%, 15% है ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, अंदर से गंदा कैलकुलेशन करो भाई, रुपीज लगा देना, वो करना नहीं है, करना नहीं है, ऐसा अपने आप को कैलकुलेशन के लिए परेशान मत, अगर शांति भाषा से तुम एग्जाम में टेबल पढ़ेगा ना कोई गलती नहीं कर, सिर्फ जब कैलकुलेशन करते हैं ना एज ए स्टूडेंट अपने आप को थोड़ा बैक करेंगे भाई इसमें हम थोड़ा बेवकूफ़ है, कि अच्छा से ये नहीं क्वेश्चन हम टेबल पढ़ रहे हैं दिमाग कहीं और रख रहे हैं, तब गए हम थर्ड क्वेश्चन पे दिमाग लगा रहे हैं, इधर उधर में दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ तक गलती नहीं की तो इसके बाद सिर्फ मल्टीप्लाई कहीं भूल हो सकता है, थोड़ा शांति से, जितना तुम्हारा पर्सनल है तुमको लग रहा है तीनों को इंटू करके डिवाइड करेंगे, तुमको लगता है मैं से काट देंगे हमारे लिए आसान होगा, तो चेक कर ले मल्टीप्लाई सही की, डिवाइड सबको आता है ना कम से कम, अगर मैं इन्वेस्टमेंट पूछता कैसे निकालते जल्दी बताओ, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला वो सब नहीं, एक शेयर का दाम कितना है सर, एक शेयर आपके लिए 30 की 35,
35 मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर, है समझ में? तो इसमें प्रीमियम और नहीं दिया, खुद ही प्लस करके बोल दिया तो हम क्या करते, परसेंटेज में बोलते तो कर लेते। तुम लोग का होमवर्क शेयर्स में ये 5 से 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और ये पहचानना है कि इसमें मार्केट प्राइस कौन सा है, फेस वैल्यू कौन सा है। शेयर्स खत्म, और कोई डाउट नहीं है शेयर्स में ना? अब कौन सा, लीनियर इनइक्वेशन में चलते हैं। लीनियर इनइक्वेशन का टॉपिक लिखो, लीनियर इनइक्वेशन क्या कर सकते हैं हम लोग। लीनियर इनइक्वेशन में आओ। जितना इज्जत तुम जनरल इक्वेशन को देते हो वही लीनियर इक्वेशन को भी सेम रिस्पेक्ट देते हैं। 2 and 5 का वैल्यू बताओ, क्या कर सकते थे, इसको डिवाइड कर देंगे ना 5/2, x का वैल्यू 5/2 का मतलब x का वैल्यू ग्रेटर होगा 2.5। अब उसके बाद क्वेश्चन रहेगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सब लिखा जा सकता है। x बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर, i मतलब भी इंटीजर का मतलब सेम है। अगर पॉजिटिव बोल देगा तो पॉजिटिव तो खेल लेगा, तो आंसर तो आ गया। अब x का वैल्यू अगर मान लो बोलता रियल नंबर से बड़ा, तो भाई ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है कहीं, यहाँ पे हमारा 0.5 होगा कहीं पे ना, 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर होगा इन्फिनिटी। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे को डार्क नहीं करना, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू होता खाली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर इसका सॉल्यूशन सेट लिखना कैसे लिखते, स्मॉल ब्रैकेट 2.5 से लेकर पर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, का मतलब है 2.5 से लेकर। इसी क्वेश्चन में रुको सर, मान लीजिए ऐसा लिखा रहता है x इज ग्रेटर देन 2.5, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर, तो सेम होगा। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, पर इस को डार्क कर देते हैं, और जब इसका ब्रैकेट में सॉल्यूशन लिखते क्या लिखते हैं, 2.5 कॉमा इन्फिनिटी, बड़ा वाला ब्रैकेट बनकर। इन्फिनिटी के आगे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, लेकिन अगर ये इक्वल टू का साइन आ गया तो उस नंबर के सामने फर्स्ट ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। कब, जब ये वाला इक्वल टू नीचे रहेगा तब। अगर ये नहीं रहेगा तो सिर्फ नॉर्मल ये स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, ये गलती हमारा होता है। दूसरा, अगर ये लोग नेचुरल नंबर बोलता, क्या बोलता है, या होल नंबर बोलता, सेम ऐसा देखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब होल नंबर तो 2.5 होता ही नहीं है, तो आगे का होल नंबर कौन सा होगा, 3, 4, 5। तो हम लोग नंबर लाइन बनाए हैं ना, यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से, सिर्फ उसी डॉट पे हम लोग जाके उसको कलर कर देंगे, समझ रहा है कि नहीं, मतलब 3 पे ऐसे डार्क कर देंगे। अगला मान लो हमारा 4 होता, क्या होता, 5, तो जो सिर्फ हम लोग क्या करना है, सिर्फ नंबर के ऊपर पॉइंट लगाना है, समझ में ना, 4 होगा, 5 होगा। लाइन नहीं खींच सकते क्या, नहीं लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, लाइन ड्रॉ कर देंगे तो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में लाइन ड्रॉ होता है, इंटीजर में होल नंबर में सिर्फ बिंदी बिंदी पे जाते हैं। तो उन्हीं को 3 के बाद अगला नंबर क्या है, 4, 4 के बाद अगला नंबर क्या है, 5, तो बीच में 4.5 नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ रहा है समझ में। तो अगर होल नंबर बोलता तो भी ऐसे रिप्रेजेंट करते, नेचुरल नंबर बोलता तो भी ऐसे, है समझ में, इंटीजर बोलता भी ऐसे कर, यानी सिर्फ रियल नंबर में हम करेंगे, पूरा लाइन खींचेंगे, याद रहेगा। और नहीं तो सर इसका सॉल्यूशन सेट लिखना होगा तो हमको कॉमा में लिखना होगा, बोल बोल के, है कि नहीं, 3,4,5 ऐसे, ठीक है। तो ये दिक्कत हुआ, मतलब लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने का ये, उससे ज़्यादा दिक्कत होता है लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने में। ये वाला नंबर लाइन का खेल समझ में आया कि नहीं, कब डार्क लगाना है, कब सर्कल छोड़ना है, फिर से याद कर लो।
अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो सर्कल कलर नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है हम लोग, मतलब होता है इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ जो तुम लोग से एग्जाम में ज़्यादा गलती होगा, ध्यान नहीं रख, 2x प्लस 3 कुछ नंबर है यहाँ भी भाई कर देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टी, बुक में ना हर चीज़ लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग विथ 8 7 जा 56, मल्टीप्लाइंग विथ बोथ साइड 56 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 2x इंटू 8 बन जाएगा, या क्या बन जाएगा 10 इंटू, देखो ऐसे कोई बच्चा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता तो यही आंसर आता, बुक वाले लोग चाहते हैं लास्ट दिन पर देखना, अब तुम यहाँ पे आ गए मल्टीप्लाई कर दिए, जनरली यहाँ देखो 3x ग्रेटर देन, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, 3x प्लस 5 ग्रेटर 19, हम लोग क्या करते हैं 5 बोले उधर माइनस देते हैं आएगा, बुक में क्या लिखा रहता है सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड, मार्क्स है, एक ही बात हुआ दोनों साइड से 5 को हटाए है ना, बुक का देखना सॉल्यूशन चेक करना ऐसे लिखा रहेगा, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ये सब लिख रहे हैं तो फुल मार्क्स चाहिए, तो ये सब पे ध्यान दो, तुमको लगता नहीं लास्ट टाइम ऐसे नौटंकी मैं नहीं करूँगा, देखो जैसे आते हैं वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, x ग्रेटर देन क्या हो गया 14, अगले स्टेप में क्या होगा x देन 14 बाई, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन हम इधर में इसी क्वेश्चन को खाली है, थोड़ा बच रहा है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 बोथ साइड, मेरा है क्या किए हैं सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड, दोनों साइड से 5 हटाए, यहाँ पे क्या किए हैं डिवाइडिंग बाई क्या 3 बोथ साइड, दे देंगे, समझ में आया कि नहीं, साइड में ये हमसे एक चूक हो जाता है एग्जाम हॉल में, एक एडिशनल प्रेशर दे रहा हूँ लीनियर इक्वेशन में मेंटेन करने जब भी क्वेश्चन हो, जितना तुमसे पॉसिबल, कि अगर भार लग रहा है कि नहीं ये सब हम नहीं करेंगे छोड़ दो मत करो, एक्स्ट्रा टेंशन एग्जाम में लेके नहीं जाना है, उल्टा मोटिवेट करने की हमको और ज़्यादा लिखना है, भाई अब ये भी सीख गया ये भी अटेम्प्ट लूंगा। एक महा गलती ये होता है, यहाँ देखो 5x देन 3x, क्या किया x प्लस 3x हो गया कि नहीं, तो इधर लेके आ गए 5 को उधर भेज दिया, माइनस किया प्लस x, तो जब माइनस माइनस कैंसिल होगा साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिंदु किसके तरफ था, क्या हुआ, अब इसको क्या बोलेंगे x इज लेस देन 5, अभी ग्रेटर देन था, ऐसा सिचुएशन आ गया 5 वाला क्या फास्ट हो, जब भी x में मैंने हिंदी में याद रखो तो क्या होता था -2x 5, तो ऐसे लिख आराम से माइनस चला गया, कोई टेंशन, ही चीज अगर ऐसा लीनियर इक्वेशन होता गया -5 तो नहीं लिख सकते, अगर ये माइनस आपने उधर भेजा है ना, आप एक चीज गलती कर, यहाँ साइन चेंज करो बेटा, ओ मतलब मुझे ऐसा लिखना -2 क्या था स्मॉलर देन माइनस, सिर्फ माइनस के कारण क्या हुआ, सिर्फ इधर से उधर, और ये क्या हो रहा है एक्चुअली हम बोथ साइड -1 से डिवाइड कर रहे हैं, या ऐसा समझो बोथ साइड -2 से डिवाइड किए, इधर का -2 तो कट गया, उधर का -2 ऊपर आ गया, जब भी हम बोथ साइड का माइनस हटाएंगे तो साइन का चेंज होगा, एक साइड का माइनस, एक बच्चा बोला सर ऐसा था, मैंने क्या किया ऐसा कर दी, ये तो सही है लेकिन करने का दरकार क्या था गधा, मैं तुमको टैलेंट दिखा के आया हूँ सर अपना, अरे भाई एक्स को पॉजिटिव रखना है समझ में, नंबर को नेगेटिव में जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ टैलेंट नहीं दिखाना, नहीं हम पढ़ के आए दिखाएंगे ना, पॉजिटिव मैंने, अब इसका क्या मतलब बन रहा है बताओ पहले, इसका क्या मतलब बन रहा है,
सर x का वैल्यू -5 से बड़ा होगा, लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें मैथमेटिकली ऊपर वाला का ही मतलब, लेकिन क्या है -x इज लेस देन, ये क्या मतलब बना? तो मतलब वाला बात, हाँ यहाँ है तो हम ये लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे है सिचुएशन में, तो एक बच्चे ने इसको क्या किया, साइन चेंज किया और माइनस उधर लगा दिया, ठीक है, इसका क्या मतलब बना, x इज ग्रेटर देन माइनस, ये माइनस वाला पे 5 सम, माइनस वाला पे 5 सम और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पे 5 सम, ये तुम लोग जरूर देखना है इस चैप्टर से, समझा कि नहीं? और पांचों का पांचों सम 10 ईयर से ही देख लो, समझा यहाँ तक? और कुछ खास है? ये समझ गया ना, n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर, और 1 2 3 4 डॉट डॉट देके रिप्रेजेंट कर। होल नंबर मतलब 0 से शुरू होगा, r मतलब रियल नंबर, w मतलब होल नंबर 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक, मतलब का ऑल काउंटिंग नंबर, समझ आ रहा है कि नहीं? और z लिखा रहेगा तो इंटीजर, i भी लिखा रहेगा तो ठीक है, होगा ना? इसका 5-6 सम तुम लोगों को करना है। इंटीजर ये देखो, ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 माइनस, सब इंटीजर है। अब कोई बोला इंटीजर शो करना है आपको, -2 से ऐसा शो करना है, x इज ग्रेटर देन -2 स्मॉलर देन 4, नहीं नहीं, अभी अब देखो, अगर ये चीज रियल नंबर होता, क्या होता, रियल नंबर, तो हम लोग यहाँ -2 से कलर करते, कलरिंग 4 तक जाते, ऐसा समझ में तो अच्छा से एग्जाम हॉल में डार्क करना है सर, हाँ करना है, क्यों करना है, दिख रहा है ना, लाइन है नीचे, लेकिन मान लो इसी सिचुएशन में बोलता कि नहीं नहीं नहीं, x तो सिर्फ बिलोंग करता है इंटीजर से, क्या करता है, ओ देखिएगा, एक दो सात जन ही आंसर हो, सर x तो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, ये हटा दो ये हटा दो ये हटा दो, यहाँ से शुरू कर, नंबर क्या होता है, मतलब इधर होने का ही नहीं, अरे समझ में ना, क्योंकि अगर हमको मन कर रहा है कि यहाँ पे -2 दिखा दे, लेकिन x नंबर बोल दिए तो कैसे हो सकता है, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो सकता है, तो 4 तक ही जाना है, सर 4 को रखना है कि नहीं रखना है, यहाँ पे अगर लाइन है तो रखना है, नहीं है तो नहीं रखना है, तो यहाँ पे 4.5 आया था सर, इसका मतलब 4 तक रुक जाना है, सर 4.5 आया था सर, रुक जाना है, क्या पा रहे हैं, 4 पॉइंट है और नेचुरल नंबर है तो उधर ही रुक जाएंगे ना, क्योंकि नेक्स्ट नेचुरल नंबर तो 5 होने वाला है, यहाँ इसमें इस चैप्टर में ये गड़बड़ी होगा, तो अच्छा से देखना है, 3-3 4-4 चैप्टर को 2-2 घंटा करके आराम से, दिन रात ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मत सोच, पहले 4 चैप्टर कि मेरा स्कोरिंग क्या है, एक बार वो 4 चैप्टर कर लोगे, उसका 10 ईयर्स का क्वेश्चन देख लिए, फिर अपने आप को समझाओ कि नेक्स्ट मुझे, ठीक है, बोलो हाँ या ना, चलो इसे ध्यान दो, अब हम लोग रिवाइज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फटाफट पहले मेन मेन बात इसका याद कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, इधर देखो बेटा, इक्वेशन को होना चाहिए a² + bx + फॉर्म 0, मतलब इस फॉर्म, सर इसमें b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, ये a कभी 0 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन में आ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x² के आगे 0 नहीं हो सकता, मतलब एग्जाम्पल दे देते, x² + 4x + एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। नंबर 2, x² + 4x क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एकदम है। नंबर 3, x² + 4 स्क्वायर मान लो, हाँ x² + 2 क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एकदम है। जब तक x² जिंदा है, उसके आगे कुछ नंबर है, मैं मतलब इसके आगे कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, बाकी कोएफिशिएंट 0 हो जाए चलेगा, समझ में आया? दूसरा बात आता है कि सर अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्या करना है, सॉल्व, तो सॉल्व करने का तरीका है, हम लोग मिडिल टर्म कर दें, मिडिल टर्म करके जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या बोलते हैं, जैसे इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म कर सकते हैं, एक
श्रीधर आचार्य रूल लगा सकते हैं ना। दो ऑप्शन हमारे पास है, दोनों से जो आंसर मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आंसर आता है, याद है ना, तो आंसर उसको क्या बोलते हैं, रूट्स। याद रहेगा ना। अब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला याद है, बोलो तो एक बार। अगर ऐसा इक्वेशन है तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला, माइनस है कि नहीं, ये फॉर्मूला आ गया। ये क्या है सर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, क्या है, कोई नंबर नहीं है ना। ध्यान से याद रहना है, बी का वैल्यू माइनस में लगा के पुट, अगर यहाँ -2 होता, यहाँ +2 हो जाता, स्क्वायर में वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर सी निगेटिव रहा तो यहाँ बीच में ही फॉर्मूला में प्लस हो जाए। अगर सी निगेटिव ने नेगेटिव इसके अंदर नेगेटिव होने। फिर हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में डी के बारे में। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। अगेन बी क्या है, यहाँ पे बी क्या है, वही आप इक्वेशन में चले जाइए, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स को ढकिए, उसके सामने का जो नंबर है, ऐसे डी निकालेंगे। तो डी निकालने से क्या, डी निकालने के बाद हम लोग को पता करना होता है कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा, मतलब डी का वैल्यू आया 5, 10, 15, 1 लाख, 1000, 10,000, क्या बोलने वाले हैं, रूट्स, तो रूट्स आर एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कि नहीं। और अगर डी का वैल्यू 0 आ गया, क्या बोलेंगे, रूट्स बोलने में दिक्कत हो रहा है तो आंसर बोल दो। क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे, आंसर आर इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, इक्वल होंगे और रियल भी होंगे, समझ में आ रहा है। मतलब इस केस में दोनों आंसर सेम सेम होगा, 5 5, 4 4, 3 2 2। ऊपर वाले में क्या हो सकता है, 8 9 7 6, -5 माइनस, तो दोनों हो सकते हैं। और रूट्स अगर निगेटिव आ गया, मतलब ये कैलकुलेट किए, रूट्स आर क्या लिखेंगे, इमेजिनरी या इम्पॉसिबल, है समझ में, रूट्स आर इमेजिनरी और इम्पॉसिबल लिख देंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक एक सिग्निफिकेंट फिगर, याद है कि बोल देगा, एक सिंपल इक्वेशन देगी कि भैया तो सॉल्व करो और अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाओ। ये तुम लोगों का बोर्ड का फेवरेट, मस्त सॉल्व करेंगे। 4.28 आ रहा है तो इसको 4.3 लिख देंगे, हो गया। अगर डेसिमल में छोड़ना है अप टू 2 तो है ना सिग्निफिकेंट फिगर वाला बात। अगर 3.1 आया छोड़ दिए, तो बोलते अप टू 2 डेसिमल प्लेस दिखाओ, आगे तक जाते सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व होगा। दूसरा बात क्या बोल देगा, बोल देगा कि ये वाला इक्वेशन है का रूट्स रियल एंड इक्वल है, के का वैल्यू निकालो, क्या निकालो, के का। एग्जांपल देखते हैं, x² - 4 s के इज इक्वल, बोल दिया ये जो इक्वेशन है, ये जो रूट्स है इक्वल आएंगे, क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। बोला इसका तुम वो निकालो, के का वैल्यू निकालो, इसका डी बताओ, डी निकालता हूँ, बोलो फॉर्मूला बोलो, b² माइनस, बी का वैल्यू कितना है, -4 का स्क्वायर, और ए का वैल्यू 2, ठीक है। ये डी का वैल्यू निकाल दें, 3 - 8 के। और सर आपने क्या बोला था, डी क्या है, सर आपने बोला था कि ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट्स है वो रियल है। जब रियल होता है तो डी का वैल्यू क्या होता है, 0। डी का वैल्यू क्या है, 6 कर सकते, टू -8 के आ रहा है आंसर, आ जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन आता था कि नहीं, लास्ट सेक्शन से याद करो। फिर वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाना है, ये भी बहुत बार पूछता है, ठीक है। और बाकी चीज़ तो क्वाड्रेटिक में ऐसा कुछ जानना नहीं है, तो वक्त आता है, बोलना रह आता है कि नहीं है सब। तो क्वालिटी तक ही रहने देना अभी, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में बाकी आगे पढ़ लेंगे, ठीक।